हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम आपका जो हम क्लास 9th का मैथ्स का ये पेपर सॉल्व कर रहे थे ना, इसी का हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, यानी कि पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो देख लेना, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो में इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 एंड उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये रहा, यहां तक हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में मैं आपको समझा रहा हूं, यानी कि दोनों ही जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है दोनों के लिए ही हेल्पफुल वीडियो है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, यहां से ना आपका खंड ख यानी कि सेक्शन बी शुरू हो जाता है और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ना, सारे 2-2 नंबर के होंगे। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 है कि गुणनखंड कीजिए। इसका हमें गुणनखंड करना है। इसको देखो आप, इंग्लिश मीडियम में हमारा ये रहा, फैक्टराइज करना है इसको। तो कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज? हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहां पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये क्वेश्चन है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब देखो करते कैसे हैं, पहला जो इसमें टर्म है, पहला जो पद है वो एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोई भी यहां पर गुणांक नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 लेते हैं। अब लास्ट में क्या है 12, तो 12 को लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। अब इसके बाद बीच में देखेंगे, बीच वाला पद हमारा ये है 7x, तो इसमें नंबर क्या है 7। तो हम क्या करते हैं अब कि दो ऐसे नंबर को सोचते हैं दिमाग में, दो ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिनको जोड़ करके 7 आ जाए और गुणा करके ये 12 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर आपको दिखेंगे, एक 4 और दूसरा 3। 4 और 3 को जोड़ के देखो 7 आएगा और दोनों का गुणा करके देखो 12 आएगा। तो दो नंबर हमें मिल गए 4 और 3। अब क्या करते हैं हम कि सबसे पहले ये जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको तो एज इट इज लिखते हैं और ये जो बीच वाला है इसकी जगह पर अब इन दोनों को हम लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या है 4, ये प्लस का होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्लस का 4, इसके साथ x लगाएंगे क्योंकि इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं बीच वाले की जगह पर, तो इसमें x है इसीलिए यहां पर भी x आएगा। ऐसे ही इस 3 के साथ भी, ये प्लस का 3 है हमारा, इसके साथ भी x लगाएंगे। फिर लास्ट में ये जो है जैसा है वैसा ही उतार देंगे। अब देखो यहां पर इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, तो दोनों में से हमें x कॉमन दिखेगा, तो x को हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें बचा क्या, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा x, और 4x में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा 4। ऐसे ही इन दोनों में से अब कॉमन लेंगे तो दोनों में से प्लस का 3 कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बचा, अब x बचा और इसमें क्या बचेगा, देखो 3 बाहर आ गया तो क्या बचा 4 बचा, क्योंकि 3 चौक 12 होता है तो इसीलिए 4 बचेगा। अब ब्रैकेट में देखो दोनों सेम है, तो क्या करते हैं इसको हम एक बार लिख देते हैं और जो ये वाला और ये वाला है ना ब्रैकेट के बाहर, इसको भी ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर है x+4 एंड x+3। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद देखो इसी में बोला है और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और वाला क्वेश्चन ये रहा, इवेल्युएट करना है इसको बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके हमें इवेल्युएट करना है। ये रहा हमारा अथवा वाला क्वेश्चन, देखो उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करने को बोला है। ठीक है, तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा दिया क्या है 102 गुणा में 98 दिया है, तो चलो इसको भी करते हैं हम। 102 गुणा में 98 ये हमें दिया है। ठीक है, अब 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट में 100 + 2 लिख सकते हैं और 98 को 100 - 2 लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें देखो ये जो है ना, इसमें आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रहा होगा, इसमें एक सरल समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा a + b एंड a - b के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके बराबर में क्या होता है a² - b² होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि a का मान क्या है, देखो a का मान है 100 एंड b का मान क्या है 2, तो यहां पर a² है यानी कि क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर b है तो b का मान क्या है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 10,000, माइनस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 10,000 में से 4 को माइनस करेंगे तो 9,999
96 बचेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो 9996 ये हमारा आंसर हो गया और वाले क्वेश्चन का। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला है रेखाखंड की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो रेखाखंड की परिभाषा देखो क्या होगा हमारा, ये रहा, एक सीधी रेखा का वह भाग जो दो अलग अलग बिंदुओं से घिरा होता है उसी को बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड की परिभाषा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ना उदाहरण भी देने को बोला गया था। तो जैसे कि यहां पर हम एक इस तरह से रेखा खींचेंगे, ये तो हमारा एक रेखा हो गया। रेखा क्या होता है, जिसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन रेखाखंड क्या होता है, यहां पर जैसे कि एक बिंदु हम दे देंगे ए और यहां पर एक बिंदु दे देंगे बी, तो ये जो ए बी है ना, ये रेखाखंड हो जाएगा। तो ये हमने उदाहरण दे दिया और यहां पर हमने इसका जो परिभाषा था वो हमने देखा। एक बार फिर से देख लो, ये हमारा इसका परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखो, इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन हमारा यहां पर है। तो बोला है डिफाइन लाइन सेगमेंट विद एग्जाम्पल। तो ये रहा हमारा जो डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट का, वो ये है, अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर ही अभी दे दिया था ए बी का। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला है मेक अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल से हमें एक हिस्टोग्राम बनाने को बोला हुआ है। एंड हिंदी में देखो ये रहा, निम्नलिखित तालिका का आयत चित्र बनाइए। तो ये हमें दिया हुआ है तालिका। अब आयत चित्र कैसे बनाएंगे, चलो इसको हम बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस तरह से एक y अक्ष खींचेंगे, यानी कि ये हमारा y अक्ष हो गया, और नीचे ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये x अक्ष होता है। ठीक है, आपको प्रॉपर ग्राफ पर बनाना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट है ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ना एक है हमारा वर्ग और दूसरा है बारंबारता। तो जो हमारा वर्ग है ना उसको हम x अक्ष पर दिखाएंगे और जो बारंबारता है उसको y अक्ष पर दिखाएंगे। तो वर्ग में देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है। तो यहाँ पर 0 से ये हो जाएगा हमारा 10, यहाँ पर ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये 40, एक और पॉइंट ले लेते हैं 50। ठीक है, अब जो बारंबारता है वो इस तरह से 8, 12, 20, 16। तो इसी के अकॉर्डिंग हम y अक्ष पर गैप लेंगे। ठीक है, तो हम 4-4 का गैप ले लेते हैं, ये 4, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद ये 12, ये हमारा 16 और ये 20। ठीक है, 20 तक हमने कर दिया क्योंकि हमारा इसमें लास्ट 20 ही है। ठीक है, आप एक और पॉइंट ले सकते हो आगे 24 तक। अब फर्स्ट वाला जो है इसमें 0 से 10 का बारंबारता 8 है। तो 0 से 10 देखो, 0 से 10 ये हमारा हो गया और इसकी बारंबारता कितनी है 8। तो यानी कि ये हमारा यहां तक ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद दूसरा हमारा है 10 से 20 का 12। तो 10 से 20 देखो ये हमारा हो गया 10 से 20, इसका 12 है तो 12 यानी कि यहां तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद 20 से 30 का देखो 20 है, तो 20 से 30 यानी कि इसका जो है वो 30 है। तो 20 से 30 का 20 है, सॉरी, तो यहाँ पर 20 है ना, तो 20 से 30 का 20 हमारा यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट है 30 से 40 का 16। तो 30 से 40 हमारा ये है, इसका 16 है, तो 16 यहां पर है, तो इस तरह से हम इसका बना देंगे। तो ये हमारा बन गया जो हिस्टोग्राम बोला था, यानी कि आयत चित्र, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें x अक्ष पर हमने क्या दिखाया है, वर्ग, तो यहाँ पर वर्ग लिख देंगे यानी कि क्लास इंग्लिश में, और y अक्ष पर हमने बारंबारता दिखाया है तो बारंबारता लिख देंगे यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इस तरह से बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखो इसमें क्या बोला है, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर है तथा उसका आयतन 64 पाई घन सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई पूछी है। इसको एक बार इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं। ये रहा हमारा, इफ द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब देन फाइंड द हाइट। ठीक है, हाइट फाइंड करनी है हमें। क्या दिया हुआ है, डायमीटर 8 और वॉल्यूम 64। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन अब हम करते हैं। डायमीटर दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है, आधा होता है रेडियस। तो ये 8 है तो रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम यानी कि आयतन हमें कितना दिया हुआ है, तो आयतन हमें 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है। अब देखो जो हमारा कोण होता है ना यानी कि शंकु, उसका आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर वॉल्यूम यानी कि आयतन है, तो आयतन हमें पता है 64 पाई, तो इसकी जगह पर हम 60 पाई लिख देंगे, इक्वल में है 1/3 पाई को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि पाई से पाई हमारा कट जाएगा। आर स्क्वायर है, आर हमारा 4 है, तो इसीलिए ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू एच, एच हमें नहीं पता। अब देखो पाई से पाई को सबसे पहले काटेंगे, 64 बचा, इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब 4 इंटू 4, तो ये गुणा में है, बराबर के इधर आके भाग में हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, सिर्फ h बचा, तो ये 4 एकम 4, ये 4 के पहाड़े से 16 बार में कटेगा, ये 4 एकम 4, ये 4 के पहाड़े से 4 बार में कटेगा, तो ये 4 और 3 बचा, 4 तिया 12, h आ गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया ये भी अच्छे से। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया ना छोटा मोटा, तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर ना, इंस्टाग्राम की आईडी है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12। ठीक है, फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12 सर्च करके फॉलो कर लेना, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वहां पर आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करके आपका जो भी डाउट है उसका सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें और में भी क्वेश्चन दिया है, तो और वाला क्वेश्चन बोला है द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशो ऑफ 64:125, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का इसमें रेशो पूछा है। ये रहा हमारा हिंदी में, दो गोलों के आयतनों का अनुपात ये है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा आयतन होता है गोले का यानी कि वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और हमें ना क्वेश्चन में आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे आयतन, यानी कि जो दो गोले हैं ना, तो इसीलिए पहला जो गोला होगा उसको हमने उसके आयतन को V1 से दिखा दिया, यानी कि पहले गोले का आयतन, और जो दूसरा गोला है उसके आयतन को हमने V2 से यानी कि वॉल्यूम 2 से दिखा दिया। ठीक है, यहां पर हमने बटे में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें अनुपात दिया है, रेशो दिया है, तो इसके बराबर में इनके जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। तो क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर पहला गोला है ना, इसके आयतन को V1 से दिखाया है, तो इसकी जो रेडियस है त्रिज्या उसको R1 से दिखा देंगे। और जो दूसरा हमारा गोला है V2, इसके आयतन को हमने दिखाया है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, एंड इसके रेडियस को R2 से हमने दिखा दिया। ठीक है, अब देखो 4/3 से 4/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, बचा हमारे पास सिर्फ R1 का क्यूब, R2 का क्यूब। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। अब हमें जैसे कि पता है कि आयतन का अनुपात 64:125 दिया है, तो इसीलिए इसके बराबर में लिख देंगे 64:125। अनुपात को हम इस तरह से बटे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बटे में लिख दिया 64/125। ठीक है, अब देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का घन 64, और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको देखो ध्यान से, यानी कि इसको और इसको, तो दोनों को देख करके आपको लगेगा कि R1 जो है, यानी कि पहले वाले गोले की त्रिज्या R1, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में हमारा ये है R2 का क्यूब, तो यहां पर R2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसीलिए R2 हमारा कितना हो जाएगा, 5, यानी कि R1/R2 4/5 हो गया। ठीक है, तो हमने R1 और R2 यानी दोनों जो गोले हैं उनकी त्रिज्या निकाल ली, कितनी कितनी है, 4 और 5। अब देखो हमसे पूछा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, और जैसे कि हमें पता है कि जो गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो
तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर एरिया हमने लिखा है यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो हमसे अनुपात पूछा है, तो पहला जो गोला है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने A1 से दिखा दिया और जो दूसरा गोला है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को A2 से दिखा दिया। तो A1 यानी कि पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर 1 का स्क्वायर और दूसरा जो गोला है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर 2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ R1 स्क्वायर बचा। R1 हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ R2 का स्क्वायर बचा। R2 5 है तो इसीलिए 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको अनुपात में लिखेंगे तो 16 अनुपात 25 होगा। तो यही हमारा आंसर है 16 अनुपात 25। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी अच्छे से। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये रहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो समान भुजाओं का माप 13 सेंटीमीटर व आधार का माप 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज टू इक्वल साइड्स मेजर 13 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है तो इसमें क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर बोला है यानी कि दो साइड्स जो हैं इक्वल वो 13 हो जाएंगी और तीसरी साइड 24 हो जाएगी। तो चलो इसका भी एरिया हम निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। जो हमारा तीनों साइड्स है ना, पहले वाले साइड को A मान लेते हैं जो कि 13 सेंटीमीटर है, दूसरे साइड को B मान लेते हैं, ये भी 13 होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी और 13 वाला बराबर बोला है। तीसरी भुजा C हो जाएगा, ये हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम निकालते हैं S का मान यानी कि सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A का मान हमारा क्या है, A का मान है 13 प्लस B का मान भी 13 प्लस C हमारा है 24, नीचे है 2। तो 13 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, नीचे 2 तो ये आ जाएगा 25। तो S हमारा 25 आ गया। अब एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो हीरोन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये होता है अंडर रूट, ये हमारा S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो यहाँ से इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो S का मान हमारा है 25, तो ये S माइनस A यानी कि 25 माइनस A का मान 13 है। फिर S माइनस B यानी कि 25 माइनस B का मान भी 13 है। फिर S माइनस C यानी कि 25 माइनस C का मान 24 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 25 का 25 उतारा, 25 में से 13 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 25 में से ये 13 भी घटाएंगे 12, ये 25 में से 24 घटाएंगे तो 1। ठीक है, अब देखो 25 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं और ये 12 और 12 इसको हम इस तरह से सेम उतार देंगे, एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 का पेयर बन गया तो इसको एक बार लिखेंगे रूट से बाहर, एंड 12 का भी पेयर बन गया, इसको भी रूट से बाहर एक बार। तो 5 और 12 का मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी अच्छे से। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन नंबर 26 से आपका सेक्शन सी शुरू हो जाता है। ठीक है, और सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे ना आपको सारे 3-3 नंबर वाले होंगे। जैसे कि ये देखो क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस। इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, इसको हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं। ये रहा हमारा, इसके 3 हल ज्ञात करने को बोला है। तो चलो इसको भी हम करते हैं। हमारा है 2 ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि 2 ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, यही था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा हमारा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे थोड़ा, क्योंकि इसके 3 सॉल्यूशन निकालने हैं लेकिन ये पहले सॉल्व होगा। 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x, फिर 2 का y में होगा तो ये बन जाएगा 2y, ये माइनस में x है, इक्वल में 6 है। अब देखो 2x में से ये x माइनस हो रहा है तो क्या बचेगा x, और प्लस में 2y इक्वल में 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया।
इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, तीन सॉल्यूशंस अब हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे, यानी कि मानेंगे x की वैल्यू कुछ भी मान लो, या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो। हमने x की वैल्यू 0 लेट कर लिया, तो इस x की जगह पर 0 लिखेंगे, प्लस में क्या है 2y इक्वल टू 6। ये 0 है तो इस तो यहीं पे खत्म हो गया। 2y इक्वल टू 6 बचा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इधर जाके 6 में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 यानी कि 3 आएगा y की वैल्यू। ठीक है, एक सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन देखो, इसके लिए अब क्या करेंगे हम कि लेट कर लेंगे इस बार x की वैल्यू 1, तो इस x की जगह पर अब 1 लिखेंगे, प्लस में है 2y इक्वल में है 6। ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर 2y बचा, तो 1 इधर जाके 6 में से माइनस होके क्या बचेगा 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 5, 2 y के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो y की वैल्यू 5/2 आ गया। ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब तीसरा सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इस बार x की वैल्यू हम 2 लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम, ये जो x है इसकी जगह पर इस बार 2 लिखेंगे, प्लस में 2y है इक्वल टू 6 है, ये 2 इधर जाके 6 में से माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या बचेगा, 6 में से ये 2 माइनस होके 4 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या आएगा, ये 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ, इधर जाएगा तो 4 में डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये बचेगा 2। तो तीन सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं हम कि सबसे पहले इस तरह से ना एक हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया। अब इसी में लिख देंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा x, ये y। ठीक है, तो देखो सबसे पहले x की वैल्यू 0 लेट किया था, तो यहाँ पर 0, और y की वैल्यू 3 आया था, तो यहाँ पर 3। इसके बाद दूसरा हमने x की वैल्यू 1 लेट किया था, तो y की वैल्यू 5/2 आया था, तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 5/2। तीसरे में x की वैल्यू 2 लेट किया था, तो 2 लिखेंगे, y की वैल्यू भी 2 ही आया था, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखो। अब हम इसको कैसे करेंगे, बोला है कि सरल कीजिए, तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक बार हम इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27, सिंप्लीफाई। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम। इसमें ना आपको एक आइडेंटिटी दिख रहा होगा, इसमें वैसे तो 2 आइडेंटिटी दिख रही हैं, 2 आइडेंटिटी इसमें लगेंगी। कौन कौन सी, मैं आपको बताता हूं। एक तो हमारा लगेगा a³ माइनस b³ वाला। ठीक है, इसके बराबर में क्या होता है a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो होता है इसमें लगेगा हमारा a³ प्लस b³ वाला आइडेंटिटी, तो ये होता है इसके इक्वल में a प्लस b, फिर दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। तो इन्हीं 2 आइडेंटिटी का यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां पर क्या है 5a माइनस 2b, तो इसको तो हम क्या करेंगे कि उतार देंगे, 5a माइनस 2b, इसको हमने उतार दिया। उसके बाद यहाँ 25a का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25a स्क्वायर को हम इसको 5a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्लस 10ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम प्लस का 5a और दूसरे ब्रैकेट में 2b लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है प्लस का 4b², तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस लगाएंगे, और फिर इसके बाद है 5a प्लस 2b, तो इसको तो हम उतार देंगे, 5a प्लस 2b, इसको उतार दिया हमने। एंड इसके बाद है यहाँ देखो 25a का स्क्वायर है, तो इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में ये इसको हम लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर, 25a स्क्वायर को हम 5a का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। फिर है माइनस का 10ab, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 5a और दूसरे ब्रैकेट में 2b। इसके बाद नीचे यहाँ पर लिख रहे हैं हम, फिर प्लस है हमारा, यहाँ पर देखो ये प्लस है, फिर 4b² है, तो 4b² को हम 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब देखो
इसको ध्यान से देखो, सिर्फ इतने को, तो ये ना हमारा इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, पहला वाला, यानी कि ये वाला। ठीक है, देखो इस फॉर्म में हमने क्या किया है कि इसको हमने लिख दिया है, यहाँ पर a माइनस बी है तो यहाँ 5a माइनस 2b, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 5a का स्क्वायर प्लस 5a इंटू 2b प्लस 2b का स्क्वायर। तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, बराबर में ये है, तो सबसे पहले a क्यूब है, a की वैल्यू क्या है इसमें 5a, तो इसीलिए 5a लिखेंगे और इसके बाद ये क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब है तो ये माइनस b की वैल्यू क्या है हमारा इसमें 2b है, तो इसीलिए 2b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये जो माइनस है ना, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, एंड अब इसको देखो, ये जो पूरा है ना, ये हमारा किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके बराबर में ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a की वैल्यू इसमें भी 5a है, तो इसीलिए ये ब्रैकेट लगाएंगे और a की वैल्यू 5a है तो ये लिखा और क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब है तो ये प्लस b की वैल्यू हमारा 2b है तो ये 2b और ये क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो हम उतार देंगे फिर से, 5a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब, इसको हमने उतार दिया। यहाँ ये माइनस है, ब्रैकेट में 5a का क्यूब है तो ये प्लस के अंदर प्लस का माना जाएगा, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 5a का क्यूब, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 2b का क्यूब। ठीक है, अब देखो 5a का क्यूब और ये माइनस 5a का क्यूब है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, और बाकी का यहाँ माइनस 2b का क्यूब बचा और ये माइनस 2b का क्यूब बचा। तो माइनस 2 का सबसे पहले क्यूब करेंगे, यानी माइनस 2 का घन, तो माइनस 8 होता है। ठीक है, माइनस 2 का जो घन है वो माइनस 8 ही तो होता है, और फिर b का क्यूब करेंगे तो ये b क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी करेंगे तो इसका भी माइनस 8b क्यूब ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 8 और 8 16 हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, और b क्यूब एक बार इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा आंसर है माइनस 16b क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा लेंदी है ये। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो इसीलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इसी में देखो और में दिया हुआ है, इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये रहा हमारा हिंदी में, इसको आप पढ़ लो, k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि x माइनस 1 जो है ना वो गुणनखंड है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखो हमें बोला है कि x माइनस 1 जो है गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शून्यक निकालेंगे, यानी कि जीरोस फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, फाइंड करने के लिए इसके इक्वल में जीरो लिख दिया जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो हमें दिया है इसको हम लिख लेंगे, क्या दिया है हमें दिया है 4x क्यूब। ठीक है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में k दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब जो हमारा ये x की वैल्यू आया है ना 1, इसको ये जो बहुपद है इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले 4 है, फिर x क्यूब है, x की जगह पर 1 और क्यूब प्लस 3, फिर x है यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4 है, फिर x है यानी कि 1 प्लस में k है, इसके इक्वल में 0 लिखते हैं। ये बात आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू हमारा ये जो 1 है ना, ये क्या है, ये शून्य ही तो है, यानी कि 0 है, तो इसीलिए इसके इक्वल में जो पॉलिनोमियल है बहुपद, इसके इक्वल में 0 हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, माइनस 4 का 1 में गुणा माइनस 4 प्लस में k बराबर 0, 4 और ये माइनस 4 कैंसिल, k बराबर क्या आ जाएगा, 3 को इक्वल के इधर शिफ्ट कर देंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है k इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था और वाला, तो आप एग्जाम में इस तरह से आएगा ना तो आप पहले डिसाइड कर लेना कि कौन सा आपको इजी लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही करना। ऐसा नहीं कि 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आपने रीड किया ऊपर वाला और इसी को आप करने लग गए, इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए।
नीचे वाला भी पढ़ लेना, और वाला क्वेश्चन अगर आपको और वाला इजी लगे तो उसी को करना, ठीक है। जैसे कि हमारे इस केस में क्या था कि ये ऊपर वाला थोड़ा लेंदी था और कई सारे स्टूडेंट्स को ये आएगा भी नहीं, लेकिन नीचे जो और वाला क्वेश्चन है ना ये बहुत ही ईजी था, तो ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को आ जाएगा अच्छे से। तो इसीलिए इस तरह से इस बात का ध्यान रखना कि दोनों ही क्वेश्चन को पढ़ना जिसमें और वाला क्वेश्चन दिया गया हो चॉइस, तो जो आपको अच्छे से आए उसी को करना एग्जाम में, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तथा एपी और सीक्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम है त्रिभुज सीक्यूडी के। तो त्रिभुज एपीबी और सीक्यूडी को सर्वांगसम सिद्ध करना है। ये रहा हमारा इंग्लिश में, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle APB is congruent to triangle CQD. ठीक है, APB देखो, APB ये वाला ट्रायंगल एंड CQD ये वाला ट्रायंगल, इसको और इसको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलो करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दोनों ट्रायंगल है उसको लेंगे, यानी कि ट्रायंगल APB तथा इस तरह से लिखेंगे हम त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल CQD में, ठीक है। इंग्लिश में आप लिखोगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। तो हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, सर्वांगसम। तीन चीजें हमें दिखानी पड़ेंगी इक्वल। पहला देखो, जो एंगल है APB यानी कि ये वाला एंगल, देखो एक बार मैं आपको इरेज करके बताता हूं। जो हमारा एंगल है APB यानी कि ये वाला, हमें बोला है 90 डिग्री, यहाँ पर साइन आप देख रहे हो 90 डिग्री का साइन है। एंड दूसरा जो CQD है यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 90 है तो इधर भी ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहली चीज हमारी क्या हो जाएगी कि जो एंगल APB है ये इक्वल हो जाएगा एंगल CQD के, ठीक है। रीजन क्या देंगे, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ईच 90 डिग्री। इसके बाद दूसरा चीज क्या होगा हमारा कि जो ये AB है ना ये त्रिभुज APB में आ रहा है और जो ये CD है ना ये त्रिभुज CQD में आ रहा है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। क्यों, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, हमें क्वेश्चन में बोला है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए AB इक्वल टू CD होगा। तो लिख देंगे AB इक्वल टू CD, ठीक है। इसका रीजन देंगे हम कि समांतर चतुर्भुज की क्या है, भुजाएं हैं। तो इस तरह से लिख देंगे, यानी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद तीसरी चीज, इसमें हमारा क्या होगा कि जो ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल APB में ये वाला जो एंगल है ABD और इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है यानी कि इसका क्या नाम हो जाएगा BDC, ठीक है। तो ABD यानी कि ये और BDC यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। तो लिख देंगे एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BDC के। इसका रीजन देंगे एकांतर कोण, ठीक है। तो एकांतर कोण हो गया यानी कि अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो ये हमारा क्या है, एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, तो क्या ASA लगेगा, नहीं ASA नहीं लगेगा। हमने ये वाला एंगल दिखाया है, ये एंगल दिखाया है और ये साइड, यानी कि दो एंगल साथ में है, साइड जो है वो साइड में ही है, तो इसीलिए इसमें AAS लगेगा, ठीक है। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना कि कॉन्ग्रुएंसी के कितने रूल्स होते हैं, यानी कि सर्वांग समता दिखाने के लिए कितने नियम होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कमेंट करके बता देना, ठीक है, ताकि आपका भी रिवाइज हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपको आता है, आपको याद है, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तो कमेंट करके बता देना कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल है, कौन कौन से सर्वांग समता के नियम है। तो इसमें हमारा AAS लगेगा, मैंने आपको समझा दिया, तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे AAS नियम से। तो इस नियम से जो हमारा त्रिभुज APB है ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया त्रिभुज CQD के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखो यहां पर नेक्स्ट है और वाला क्वेश्चन। तो और वाला क्वेश्चन ये रहा, प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला हमने कर लिया। हालांकि एग्जाम में भी आपको दोनों में से कोई एक ही करना होता है, लेकिन यहां पर भी मैं इसको स्किप कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, यानी कि पार्ट 3 वीडियो में। अगर आपको पार्ट 3 वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना पार्ट 3 भर देना पूरा कमेंट, ताकि मुझे भी लगेगा कि हाँ आपको एक्चुअल में पार्ट 3 की नीड है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिख देना, ताकि मैं समझूंगा कि हाँ आपको एक्चुअल में नीड है पार्ट 3 वाले वीडियो की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 एंड इसके आगे के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो मैं आपके लिए पार्ट 3 वाला वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आगे का सॉल्यूशन करा दूंगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि पार्ट 3 वाला वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।